टू स्टेज रॉकेट के ऊपर है बराबर, टू स्टेज रॉकेट। क्वेश्चन ऐसा है, एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो बोला सैटेलाइट दो टाइप का रहता है, नेचुरल और नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून, मून को बोलते हैं ना, मून है ना अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारा, कुछ भी बहुत सारा है ना जो भी लॉन्च वगैरह होता है। हाँ, तो टू स्टेज रॉकेट से आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं वो देखते हैं हम लोग बराबर। दो स्टेज रॉकेट, दो स्टेज समझ में आता है, मालूम है रॉकेट में स्टेजेस रहता है, ऐसा समझो ये एक स्टेज, ये सेकंड स्टेज ऐसा बराबर। तो ये जब जाएगा तो ये बीच में से निकल जाता है फिर जाता है आगे, समझा ऐसा वैसा उसका। तो ये टू स्टेज रॉकेट क्यों यूज़ करते हैं बराबर, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। आंसर ऐसा है कि क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन मेन तुमको क्या बताया मैंने, एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूजिंग टू स्टेज रॉकेट इज लॉन्च। क्या पूरा लिखूं, लिख दूं, लिख देता हूँ, देख लो, बोलो क्या बोले बताओ, एक्सप्लेन या फिर हाउ लिखते हैं, बोलो हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ध्यान दो बात मत करो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूजिंग टू स्टेज रॉकेट इज लॉन्च ना। ये हमारा थियरी क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन सर। एक्सप्लेन हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूजिंग टू स्टेज रॉकेट इज लॉन्च, बराबर। बहुत सिंपल सा आंसर है इसमें, दो ही पॉइंट का आंसर। देखो जो पहला स्टेज रहता है ना रॉकेट का, जो फर्स्ट स्टेज रहता है फर्स्ट, वो सैटेलाइट रॉकेट, मालूम है ना ये सब चीज़ क्या क्या मालूम है ना। सैटेलाइट के अंदर रॉकेट रहता है, रॉकेट के अंदर सैटेलाइट रखा रहता है, रॉकेट के अंदर रहता है ना, मालूम है ना। हाँ, स्पेसक्राफ्ट अलग चीज़ है ना। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पे है कि दो स्टेज रॉकेट से एक सैटेलाइट कैसे लॉन्च करता है ना। सैटेलाइट इधर ऊपर रहता है बराबर, इधर सैटेलाइट बराबर, ऐसा समझा। तो ये दो स्टेज क्यों यूज़ किया है, सिंपल सा आंसर है। पहला जो स्टेज है रॉकेट का, वो सैटेलाइट को लेके जाता है डिजायर्ड हाइट पे बराबर। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट takes the satellite to the desired height and then it is detached and then it is निकल जाता है, समझा पहला पॉइंट क्या है। पहला स्टेज का काम क्या बताओ, पहला स्टेज का काम है कि तुम्हारा जो सैटेलाइट उसको एक डिजायर्ड हाइट जहाँ तक चाहिए वहाँ तक लेके जाए, समझा। ऑर्बिट रहता है ना, पट किधर भी सैटेलाइट नहीं घूमता, समझा, ऑर्बिट रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, बराबर अपने ऑर्बिट में घूमता है ना, बराबर ना। न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन बराबर अपने ऑर्बिट में घूमता है, वैसे ही सैटेलाइट सिर्फ कहाँ घूम सकता है, अपने ऑर्बिट में घूम, और किधर भी नहीं घूमे, ऐसा समझा। तो जो फर्स्ट स्टेज है रॉकेट का, उसका सिंपल सा काम है, वो सैटेलाइट को लेके जाएगा कहाँ तक, डिजायर्ड हाइट तक, बराबर। समझो ये ऑर्बिट है, यहाँ पे वो सैटेलाइट को गोल घूमना है, बराबर। तो यहाँ से रॉकेट जाएगा, ये फर्स्ट स्टेज लेके आके यहाँ पे लाके डिटैच हो जाएगा, हाइट अटेन कर दिया ना उसने, वहाँ तक लेके आके छोड़ दिया, समझा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट takes the satellite to the desired height and then it is, समझा पहला पॉइंट। ऐसा ही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है, सुनो। तो वैसे स्टार्ट है, when two stage rocket is launched, बराबर। when two stage rocket is launched, बोलो क्या बताया था मैंने, the first stage of the rocket takes the satellite to the desired height and then it is, यही पॉइंट इधर लिखा हुआ है सेम, बराबर। पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, बराबर। समझा पॉइंट मैंने क्या बोला। ये तो पहला पॉइंट हुआ, मैं पढ़ के भी सुना था, सुनो वही रहेगा। When two stage rocket is launched, the first stage of the rocket takes the satellite to the desired height and then it is detached, जो मैंने बोला वही एग्जैक्ट वहाँ पे, समझा। बोलो, देखो थोड़ा डायग्रामेटिक समझ में ट्राई करते, देखो समझो ये अर्थ का सरफेस है, बराबर। यहाँ पे हम रॉकेट यूज़ कर रहे हैं, बराबर। ये रॉकेट है और ये टू स्टेज, ये सैटेलाइट समझो, ये फर्स्ट स्टेज, नीचे फर्स्ट स्टेज, ऊपर सेकंड स्टेज, बराबर। ये है ऑर्बिट जहाँ पे मेरे को उसको लॉन्च करना है। ये यहाँ पे तुम्हारा सैटेलाइट गोल घूमना चाहिए, बराबर। ये ऑर्बिट दिखाई दे रहा है, यहाँ सैटेलाइट गोल घूमना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज जो है, जो फर्स्ट स्टेज है, बोलो वो क्या करेगा, पहले नीचे वाला स्टेज एक्टिव रहेगा, नीचे वाला स्टेज एक्टिव हो जाएगा ये, और ये रॉकेट को कहाँ तक लेके जाएगा, डिजायर्ड हाइट, जहाँ तक मेरे को, जहाँ मेरा सैटेलाइट गोल घूमने वाला है वहाँ तक वो फर्स्ट स्टेज उसको लेके जाएगा, बराबर। यहाँ पे लाएगा और यहाँ पे निकल जाएगा, ये फर्स्ट स्टेज निकल जाता है ना यहाँ पे आके, तो सिर्फ क्या बचता है, सेकेंड स्टेज, और ऊपर जो लगा हुआ सैटेलाइट जो भी रहेगा, बराबर ना। समझा क्या पहला पॉइंट। When two stage rocket is used, the first stage of the rocket takes the satellite to the desired height and then it is detached, बराबर। ये इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है वहाँ पे, बराबर। अब क्या होता है, सुनो। अब रिमोट कंट्रोल से हम लोग ये जो सेकेंड स्टेज जो है ना, सेकेंड स्टेज ऑफ द रॉकेट, इसको हम लोग टर्न करते हैं 90 डिग्री से, बराबर। कितने से टर्न करेंगे, 90।
बराबर। द सेकेंड स्टेज ऑफ द रॉकेट इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री यूजिंग रिमोट कंट्रोल, समझा। तो ये जो सेकेंड स्टेज है इसको हम लोग टर्न कर दिया, कैसे कैसे टर्न कर दिया उसको हम 90 डिग्री से टर्न कर, 90 डिग्री है क्या, देखो बराबर, पहले ऐसा था ना, अभी ऐसा हो गया, समझा। कैसे करने, कैसे किया बताओ, ये कैसे करें, रिमोट कंट्रोल यूज करके उसको बराबर ऐसा टर्न कर दिया बराबर सेकेंड स्टेज को। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देंगे, क्या देंगे, पर्टिकुलर, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी दे सकते ना, ऐसा नहीं कुछ भी, बराबर। सुनो ध्यान देते रहो यहाँ पे, चलो स्टार्ट, यहाँ पे ध्यान दो। तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेज रॉकेट काम क्या करता है ना, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट टेक्स द सैटेलाइट टू द डिजायर्ड हाइट एंड देन इट इज डिटैच्ड। सेकंड पॉइंट, द सेकंड स्टेज ऑफ द रॉकेट इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री यूजिंग रिमोट कंट्रोल एंड इट इज गिवन पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। सुनिए बहुत बड़ा वर्ड क्या है, पर्टिकुलर मतलब जितना देना चाहिए उतना ही, ज्यादा देंगे बाहर निकल जाएगा, स्पेस में इनफाइनाइट आगे चलते जाएगा, समझा। ऐसा नहीं होना है, हमको उसको आजू बाजू घुमाने का है ना, ऐसा, समझा। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देना पड़ेगा, समझा उसको। और पर्टिकुलर वेलोसिटी दे रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी दे रहे हैं क्या हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, हाँ, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट हो जाता है, फिर जैसे ही थोड़ा वेलोसिटी दिया तो यहाँ से घूमने लगेगा ऐसा, समझा। समझा पॉइंट क्या है, बोलो, समझा पॉइंट, सुनो देखो। The second stage of the rocket is turned by 90 degree using remote control and it is given particular horizontal velocity of projection, समझा बराबर, due to which it starts revolving around the planet or any earth, जो भी अर्थ और planet, समझा। रिवॉल्व करेगा, कहाँ रिवॉल्व करेगा मालूम है, वो planet के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, समझा। यहां इधर रिवॉल्व करेगा, इधर आएगा ऐसा नहीं, इधर उसका ये प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक जाता ही नहीं है, जहां तक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है उधर ही अंदर रिवॉल्व कर सकता है, समझा। और कभी भी अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा, जिधर प्रोजेक्ट किया उधर ही करेगा बराबर, हमेशा ऐसा, समझा पॉइंट मैंने क्या बताया। फिर से एक बार देखो, आप बोलो जरा, फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या था। When two stage rocket is launched, the first stage of the rocket takes the satellite to the and then it is detached. The second stage of the rocket is turned by and it is given particular horizontal velocity of projection, समझा ना ऐसा, due to which it starts revolving around the planet under its gravitational influence, समझा, समझा, बोलो समझा है क्या, हो गया इतना ही था, दो थियरी क्वेश्चन है, समझा क्वेश्चन क्या बताया, एक बार चलो खुद से बोलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोलो क्या बताया, बताओ फर्स्ट पॉइंट। रुको क्वेश्चन सुनो, हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूजिंग टू स्टेज रॉकेट इज लॉन्च्ड, बोलो आंसर। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू स्टेज रॉकेट इज लॉन्च्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रॉकेट टेक्स द सैटेलाइट टू द एंड देन इट इज, पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, द सेकंड स्टेज ऑफ द रॉकेट इज टर्न्ड बाय यूजिंग remote control and it is given particular horizontal velocity of projection due to which it starts revolving around the planet under its gravitational influence, समझ गया, आगे बढ़ते हैं, समझा बोलो, समझा क्या, कंफ्यूजन अभी भी रहेगा, सर क्यों गोल घूमता है, क्यों ऐसा कैसा होता है कि घूमो, वो अपन तो हॉरिजॉन्टल दिया तो आगे जाना चाहिए ना, गोल क्यों घूमता है भाई, उसका रीजन है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा रहेगा तुमने, गोल घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना नेसेसरी है, पढ़ा रहेगा टेंथ में ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए नेसेसरी फोर्स, पढ़ा है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो कोई भी चीज गोल नहीं घूम सकता है, बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, कैसा फोर्स है, हमेशा कोई ना कोई चीज वो फोर्स को प्रोवाइड करता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है, मालूम है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, समझो ये बोल सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स पहले बता, क्योंकि मेरे को आगे समझाने के लिए वो लगेगा, देखो कुछ मैं तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स पहले क्लियर करता है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सर्कुलर मोशन है ना, गोल घूम रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होना चाहिए था, हाँ, तभी वो गोल घूम सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा तो गोल घूमेगा, समझा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, समझा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम है क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले ड्यू टू सर्कुलर मोशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन होगा, और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, समझा। प्रोसेस है, पहले सेंट्रीपिटल, उससे
सर्कुलर, सर्कुलर हुआ तो ऐसा लॉजिक है, समझा। चलो देखते हैं। हाँ, क्या बताया मैंने, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स है तभी इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम है कैसे एक्ट होता है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, पढ़ा रहेगा 10th में, क्या नहीं मालूम है? मालूम है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा एक्ट होता है, बराबर ना, ऐसा एक्ट होएगा ना। कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, पता है ये केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, बीच में कोई चीज है जो खींचेगा ना तो ही वो गोल घूम सकता है, नहीं तो वो गोल नहीं घूम सकता। समझा मैं क्या बोल रहा है? बोलो, समझा? हाँ, समझा। यहाँ पे सेंट्रीपिटल, बोले सर सेंट्रीपिटल फोर्स ये गोल घूम रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। हाँ है। कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। समझा? बहुत सारा लॉजिक है देखो। और समझो स्टोन पत्थर, बराबर, उसको टाई कर दिया एक धागा से, समझो ऐसा कुछ, एक रोप कुछ ऐसा बराबर, एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया, उसको बांध दिया ऐसा, और दूसरा उसका एंड अपन ने अपने हाथ में पकड़ा है, समझो यहाँ पे ऐसा, बराबर, यहाँ पे समझो ऐसा हाथ में है, बराबर, अभी समझो तो डायग्राम समझो, ऐसा कुछ है, हाथ में पकड़ा है और उसको ऐसा व्रिल कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये स्टोन गोल घूम रहा है ना, तो इधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। समझा? ये केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है बाय द टेंशन। कौन प्रोवाइड करता है? टेंशन के बारे में तुमको स्टार्टिंग में सिखाया ना मैंने, स्टार्टिंग में था ना बहुत लोग। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जहां भी बॉडी को बांध के रखा है वहां टेंशन एक्ट होता है, बराबर। ये पत्थर को कहां बांध करके हाथ में ऐसा ना पकड़ा, तो टेंशन इधर एक्ट होता है, समझा। ये केस में टेंशन वो वाला टेंशन नहीं, अलग है, फिजिक्स में अलग टेंशन है। ये टेंशन बैलेंस कर, ये टेंशन प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा? हर एक चीज में कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता ही है। समझा? एक और एग्जांपल समझो, व्हीकल मूविंग अलोंग अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। एक कोई व्हीकल है, बराबर, कोई गाड़ी है, वो गोल घूम रहा है ऐसा, बराबर, आगे जा रही है ऐसा, तो इधर भी कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बराबर। ये केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर, बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझा? कोई भी चीज गोल घूमेगा उसके बीच में कोई ना कोई वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तभी वो गोल घूमता है। समझा? ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारा ऐसा देखा जाता है। टेंशन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये हो गया, ये तुमको बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर ना। मून गोल घूमता है? नहीं घूमता, घूमता है ना, बराबर ना। सन, सोलार सिस्टम के बीच में सन ना, फिर अर्थ ना आएगा ना, अर्थ घूमता है ऐसा, बराबर, सन के आजू बाजू, अर्थ के आजू बाजू मून घूमता है, बराबर। अर्थ सन के आजू बाजू इसलिए घूमता है क्योंकि सन का मास अर्थ के मास से ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा रहता है वो ग्रेविटेशनल पुल से खींचता है ना, तो सन हमारे अर्थ को खींच रहा है, बराबर, तो इसके लिए गोल घूम रहा है। समझा? हमारा अर्थ और मून में किसका मास ज्यादा है? इसके लिए अर्थ के आजू बाजू मून गोल घूम रहा है ना, मून को खींच रहा है अर्थ। समझा? अभी ये वाले केस में प्लैनेट का मास ज्यादा था कि सैटेलाइट का मास ज्यादा था? प्लैनेट, इसके लिए प्लैनेट खींच रहा था सैटेलाइट को, और सैटेलाइट गोल घूम रहा था। समझा? गोल घूमने के लिए खींचना चाहिए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए वहां पे। समझा लॉजिक कैसा है? समझा? हर एक चीज गोल घूम रहा है, हर एक चीज, इसलिए हम लोग रुके। एक सेकंड के लिए भी ये सब चीज रुक गया तो गए। समझा? सब चीज गोल घूम रहा है, बराबर, हमारा पूरा सोलार सिस्टम है, समझो गोल घूम रहा है ऐसा, तो जाके सब कुछ चल रहा है, नहीं तो गए। हाँ, तो ये समझ गया, आ गया रहेगा तुमको क्या बताया मैंने। तो अभी तक मैंने तुमको ये सिखा दिया कि 2 स्टेज रॉकेट से कैसे लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को। समझ में आ गया ना सबको? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थियरी समझ में आ गया, 2 पॉइंट तुमको याद भी हो गया है, वही यहाँ पे पीडीएफ, कुछ नया नहीं है, जो मैंने बोला है स्टेटमेंट्स एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि अगर तुम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन देंगे तो सैटेलाइट कैसे कैसे गोल घूम सकता है, बराबर, मतलब वो सब एग्जाम्पल। क्वेश्चन ऐसा है, डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो तो पढ़ा दिया तुमको। हाँ, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिट समझ में आता है ना? हाँ, जहां पे सैटेलाइट घूम रहा है, बराबर। नेचर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, बराबर। स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिट क्या क्या पॉसिबल है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, देखो ज्यादा हार्ड नहीं, एक डायग्राम से सब पॉइंट सिखा देगा, एक ही डायग्राम बनाएगा, सब पूरा समझ में आ जाएगा। पॉइंट्स थियरी नहीं लिखा रहा है क्योंकि थियरी तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा, और मैं बोल रहा है ना थियरी,
बराबर, और लास्ट में पूछेगा तुमको क्या क्या बोला है मैंने। देखो समझो ये है प्लैनेट, पर कुछ भी हो सकता है, ये प्लैनेट है, बराबर प्लैनेट है। अगर मुझे सैटेलाइट को इसके आजू बाजू सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराना है, गोल घुमाना है, बराबर, तो वो जो सैटेलाइट है उसको ना तुमको कैसे, एक मिनट थोड़ा डायग्राम, ठीक है। देखो अगर मुझे सैटेलाइट को इसके आजू बाजू सिर्फ गोल घुमाना है, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा मतलब सर्कुलर मोशन करना है अराउंड द प्लैनेट, या फिर ऐसा कुछ। ये ब्लैक वाला दिख रहा है लाइन, ब्लैक वाला लाइन, ये ब्लैक वाला सर्कल, यहाँ सैटेलाइट मूव हो रहा है, और यहाँ से सैटेलाइट मूव हो रहा है, ये सैटेलाइट तुम्हारा, समझा। अगर मुझे सैटेलाइट को प्लैनेट के आजू बाजू सिर्फ गोल घुमाना है तो तुम्हारा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा उसको क्रिटिकल वेलोसिटी से मैच होना पड़ेगा, समझा। क्रिटिकल मतलब अब जितना चाहिए उतना, समझा। अगर कोई भी सैटेलाइट कोई भी प्लैनेट के आजू बाजू गोल घूम रहा है, इसका मतलब उसके पास कितना वेलोसिटी है, क्रिटिकल, इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। उसका जो वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, समझा। पॉइंट सुनो, व्हेन a satellite, when a satellite is given particular horizontal velocity of projection which is equal to the critical velocity, then that satellite will move in circular path around the planet। अपने मन से बनाओ, मैं थोड़ी देख के बोल रहा हूँ, तो मन से बनाया ना। पॉइंट ऐसा है, v मतलब particular horizontal velocity of projection, v मतलब क्या, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वो किससे मैच हो जा रहा है, तो सैटेलाइट क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में गोल घूमेगा अराउंड द प्लैनेट। फिर से सुनो, व्हेन पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द, देन द प्लैनेट विल मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द प्लैनेट। मैंने प्लैनेट बोला क्या, देन द सैटेलाइट विल मूव अराउंड द, या देन द सैटेलाइट विल मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट मूव होएगा ना, प्लैनेट थोड़ी मूव होएगा, समझा। बोलो समझा पहला पॉइंट। चलो अब आगे देखते हैं। अगर समझो जो वेलोसिटी मैंने दिया वो इन केस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गया, बराबर, क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर जो हमने वेलोसिटी दिया वो क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो जो तुम्हारा सैटेलाइट है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव होएगा। कैसे मूव होएगा, इलिप्टिकल पाथ। ये जो ग्रीन कलर का मैंने पाथ बनाया इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, समझा। इलिप्टिकल, इलिप्स मानो ना, इलिप्स, हाँ इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ये तो तुमको ब्लैक वाला मालूम है, सर्कुलर पाथ, बराबर। हाँ पॉइंट सुनो, व्हेन द पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is greater than critical velocity and less than escape velocity। escape को समझना, डायरेक्ट बाहर निकालने के लिए जो वेलोसिटी लगेगा। कभी कभी क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद सैटेलाइट ऑर्बिट करते रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत पुराना हो जाता है, बराबर। जब उसका काम नहीं है तो उसको निकालने का है, तो उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी देंगे, डायरेक्ट ऑर्बिट के बाहर, समझा क्या। हाँ तो v समझ गया, v मतलब क्या, एस्केप वेलोसिटी, बराबर। अब हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलो कैसा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से, तो अब तुम्हारा जो सैटेलाइट है वो कैसे मूव होगा, इट विल मूव इन इलिप्टिकल पाथ अराउंड द प्लैनेट। ग्रीन कलर का दिख रहा है तुमको, उसको बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ, समझा क्या। प्लैनेट किधर है बताओ इसमें, वो जो रेड कलर से बनाया ना वो प्लैनेट है, समझा। रेड कलर जो बनाया वो है क्या, प्लैनेट। चलो आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। सुनो, अगर समझो इन केस, कौन सा, हाँ ब्लू, बाकी अगर समझो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो मैच हो जाता है एस्केप वेलोसिटी से, बराबर। इफ द पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, समझा। अब क्या होएगा, अब जो तुम्हारा जो सैटेलाइट है ना वो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा। कैसा, हर एक का नाम है। ये ब्लैक वाला पाथ कौन सा पाथ है, सर्कुलर। ग्रीन वाला, ब्लू वाला पैराबोलिक, समझा, पैराबोलिक, समझा, बोलो ओके, समझा पॉइंट, बोलेंगे पॉइंट। हाँ तो इसका जरा पॉइंट सुनो, ये बताया नहीं ना, इसको बता देता हूँ एक बार, सुनो। व्हेन द पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन and less than, then the satellite will move in path around the planet, समझा। आगे सुनो, next, when the particular horizontal velocity of projection is equal to the
द सैटेलाइट विल एस्केप आउट ऑफ अर्थ क्या, प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, द सैटेलाइट विल एस्केप आउट ऑफ प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड बाय परफॉर्मिंग पैराबोलिक पाथ। समझा? अरे एस्केप वेलोसिटी मतलब बाहर निकल जाएगा ना, बाहर निकलते जब निकल रहा है तो क्या पाथ परफॉर्म करके बाहर निकलेगा, पैराबोलिक। समझा? आगे सुनो नेक्स्ट, इफ द पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, बराबर, इफ पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी देन the satellite will move out of planet's gravitational field by performing hyperbolic path। वो जो ब्लैक कलर का मैंने बनाया उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक पाथ। समझा? फर्स्ट कौन सा पाथ था, फिर उसके बाद, समझा? ऐसा 4 पॉइंट तुमको लिखने का रहेगा, तुमको याद भी हो गया, याद हुआ है ना? एक एक बोलेंगे, बोलो जरा फर्स्ट पॉइंट बताओ। व्हेन पर्टिकुलर बोलो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, अरे मैं रुक गया तुम भी रुक जाते, मैं सोचता कि तुम बोलेगे आगे तो मैं बीच में हेल्प करेगा। बोलो, स्टार्ट करो, फिर से बोलो। पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी, then the satellite will move in path around the second point। when बोलो particular horizontal velocity of projection is greater than critical velocity and less than escape velocity, the satellite will move in elliptical path around the planet। third point, when the particular horizontal velocity of projection is equal to escape velocity, क्या होगा, then the satellite will move out of Earth's gravitational field by performing parabolic path। last point, when particular horizontal velocity of projection is greater than escape velocity, then the satellite will move out of Earth's gravitational field by performing, सिर्फ 2 केस में घूम रहा है वो। अरे एस्केप दिया तो बाहर जाएगा ना, एस्केप से ज्यादा दिया तो भी बाहर जाएगा, तो दोनों टाइम बोलना पड़ेगा ना, एस्केप आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। समझा? हो गया? 4 पॉइंट तुमको लिखने का है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, बराबर। चलो, तो वो सबका नाम भी लिखो, इधर लिखो सर्कुलर पाथ, इलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ, कौन सा पाथ कर देंगे ना, क्या लिख दूं मैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब न्यू क्वेश्चन है, मैं तुमको इसमें जेडब्ल्यू वगैरह सब एक्स्ट्रा सब एक साथ ही सिखा दे रहा हूँ, जो भी रहेगा तुम्हारा 1-2 दिन में चालू हो जाएगा लेक्चर्स वो भी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं, और 9 हो गया, 10th करते हैं, बराबर। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब एक सैटेलाइट को गोल घूमने के लिए कितना टाइम लगता है पूरा, बराबर, एक बार ऐसा गोल घूम के आने के लिए कितना टाइम लगता है वो देखते हैं, बराबर। चालू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के आजू बाजू एक सैटेलाइट गोल घूम रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड निकालना है तुमको, राइट। तो क्वेश्चन बताओ, क्या बोला मैंने तुमको, टाइम पीरियड ऑफ, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तुमको मालूम है क्या, सबसे पहली बार सैटेलाइट कौन से नेशन ने लॉन्च किया था? रशिया नहीं था तभी रशिया बना ही नहीं था, तभी था सोवियत यूनियन था, बड़ा सोवियत यूनियन, बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, तभी था ऐसा। कौन सा पहला सैटेलाइट था लॉन्च किया? स्पुतनिक। इंडिया ने सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया वो क्या था? स्पुतनिक याद रखो, स्पुतनिक याद रखो, बड़ा स्पुतनिक याद रखो, सब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक तुमको था क्या 10th में? अच्छा, इसके लिए तुमको आता है, हाँ, और कुछ नहीं, फिर तुमको नहीं मालूम रहेगा, समझा? स्पुतनिक, बड़ा, और मालूम सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था सबसे पहले। ठीक है, चलो आते देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बड़ा, एक सैटेलाइट को गोल घूमने के लिए टोटल कितना टाइम लगता है? देखो हर जगह लगता है, मैथ्स फिजिक्स सब जगह लगता है। हम लोग ये इधर बैठे बैठे निकाल ले रहे कितना टाइम लगे उसको गोल घूमने के लिए, समझा? देखते हैं। चलो, टाइम पीरियड निकालने से पहले आए थे मेरे को तुमको समझाना चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी तुमको नहीं मालूम है ना? क्रिटिकल, चलो पहले क्रिटिकल वेलोसिटी कर लेते हैं, उसके बाद टाइम पीरियड सिखाता हूँ, क्योंकि टाइम पीरियड के डेरिवेशन में क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाता है। तो पहले देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी
ध्यान दो, बीच में बात नहीं होना चाहिए लेक्चर के। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, हाँ वीसी निकाल रहा हूँ समझो, बराबर। वीसी समझा, मतलब वीसी मतलब क्या रहेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब क्रिटिकल। तुमको इतना मालूम है अगर सैटेलाइट को क्रिटिकल वेलोसिटी दिया तो क्या करता है वो, सर्कुलर पाथ, मालूम है ना। हाँ ये चलो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी निकालते हैं। मैथमेटिक्स लगता है सब जगह मैथमेटिक्स से ही सब पूरा काम बनने वाला है तुम्हारा, बराबर। चलो चालू करते हैं। तो सबसे मेन चीज की क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या। एक बात बताओ, ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो तुम लोग दोगे, जिसके जो तुम्हारा जो सैटेलाइट है वो गोल घूमना चाहिए, वो तुम लोग ज़्यादा रहेगा क्या कम रहेगा, ज़्यादा दोगे कम देंगे, मतलब ऐसा क्रिटिकल वेलोसिटी। बोलने का मतलब है क्रिटिकल वेलोसिटी जो है मिनिमम होना चाहिए कि मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम रहेगा तो अच्छा है कि मैक्सिमम रहेगा तो अच्छा है। मिनिमम रहेगा तो खर्चा कम लगेगा ना, कम खर्चे कम बूस्ट में उसको थोड़ा सा वेलोसिटी दे दिया, गोल घूमने चालू कर देगा, समझा ना। अरे सबसे मेन चीज इसमें रहता है, ये सब करने में पैसा लगता है ना बहुत सारा, बराबर। तो मिनिमम होना चाहिए ना, मिनिमम, समझा, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, याद है ना, देते ना यहाँ से, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ड्यू टू विच द सैटेलाइट स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द प्लैनेट, यही उसका डिफाइन है, समझा। पॉइंट सुनो, क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, या फिर हमने जो बताया था उससे भी चलेगा, बराबर। हमारा पॉइंट क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ, क्या बोला था मैंने तुमको स्टार्टिंग में, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ना पर्टिकुलर हटाओ, क्या, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ड्यू टू विच द सैटेलाइट स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द प्लैनेट। मैं एक बार पूरा बोलता हूँ, जरा ध्यान से सुनो, फिर तुमको बोलने का सुनो। मैं तुमको बता रहा क्रिटिकल वेलोसिटी का डिफाइन, बराबर। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, या फिर बोल सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल लगता है ना ऐसा, याद है क्या, सेकंड स्टेज घुमाया था, हाँ। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बराबर, ड्यू टू विच द सैटेलाइट स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर पाथ अराउंड द प्लैनेट, समझा। समझा पहला पॉइंट क्या रहेगा। तो डायग्राम वायग्राम बनाने का जरूरत तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये देखो अर्थ, बराबर, रेडियस कितना, कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, मास, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम लेते ना, सैटेलाइट का हाइट स्मॉल एच, आता है नहीं, सब सिखा दिया है तुमको, बराबर है। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट रहा, कंसीडर अ बॉडी नहीं, सैटेलाइट, कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल एम एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्रिटिकल वेलोसिटी का डिफाइन, सेकंड पॉइंट कंसीडर वाला पॉइंट, बराबर। चलो अब देखते हैं, क्या ये सैटेलाइट गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता रहेगा। शायद तुमको बताया कि नहीं इसमें कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सैटेलाइट वाले केस में कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बराबर। इलेक्ट्रॉन वाले केस में कौन प्रोवाइड करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर। वो स्टोन वाला को जो टाई किया था उसमें कौन प्रोवाइड करा था, टेंशन। वो कर्व्ड रोड पे जो गाड़ी जा रहा था उसमें कौन प्रोवाइड करा था, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस। और कोई भी चीज जब गोल घूमेगा सैटेलाइट तो कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बराबर, याद रखो, ठीक है। तो ये केस में सैटेलाइट तो गोल घूम रहा है ना, हमारा सैटेलाइट मूव हो रहा है ना, सैटेलाइट मूव हो रहा है, ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, इसका मतलब है कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उधर ना, बराबर। इन दिस केस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड, बताना पड़ेगा ना किसके बीच में है, समझा। तीसरा पॉइंट सुनो, द नेसेसरी, जरूरी है ना, उसके बिना गोल घूमेगा ही नहीं। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by gravitational force of attraction between earth and, बोलेंगे बोलेंगे, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, the necessary centripetal force of attraction is provided by gravitational force of attraction between and Saturn, वापस बोलो बोलो,
द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंड सैटेलाइट। तीसरा पॉइंट था यही, समझा? तीनों पॉइंट याद है? पहला पॉइंट याद है क्या था? क्रिटिकल वेलोसिटी का डिफाइन, सेकंड पॉइंट कंसीडर, थर्ड पॉइंट नेसेसरी। ऐसा याद रखो 3 पॉइंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो तुमने क्या बोला बताओ, कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है? कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड, याद है ना? बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बोलो ना, पढ़ा ना 10वीं, बोलो m v स्क्वायर बाय r, सिर्फ r, बराबर पढ़ा ना 10th में था ना सेंट्रीपिटल फोर्स, हंसो मत, ध्यान दो। FCP का फॉर्मूला रहता है mv स्क्वायर बाय r, r मतलब वो डिस्टेंस रहता है, बराबर ना, बॉडी के बीच में और जहां से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो अर्थ का सेंटर से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। कितना डिस्टेंस है वो? r प्लस एच, समझा? तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच लिखूंगा मैं, समझा? और वी स्क्वायर भी नहीं लिखेगा, मैं लिखेगा वी सी स्क्वायर। बोलो क्यों? क्रिटिकल वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं, ध्यान दो इधर, समझा? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट बताने आएगा। अर्थ का मास कैपिटल एम है, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम। बोलो जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, द क्योंकि हाइट पे सैटेलाइट सरफेस पे थोड़ी रखा है, कैंसिल हो रहा है कुछ, स्मॉल एम जा रहा है, एक आर प्लस एच जाएगा। बोलो क्या मिलेगा? वी सी स्क्वायर जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच बराबर है। वी सी स्क्वायर नहीं चाहिए तुमको क्या चाहिए? वी सी चाहिए। बोलो वी सी का आंसर अंडर रूट ऑफ, मैथ्स सब जगह लगे हुआ, मैथ्स इज द की टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। बोलो जी एम अपॉन आर प्लस एच बराबर है। मैंने तुमको शायद पहले बता भी दिया है कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच को हम लोग स्मॉल आर लिख सकते हैं, स्टार्टिंग बताया था लेक्चर में, नहीं मालूम तो अभी लिख दो बराबर। सिंस ये जो है ना आर प्लस एच, ये जो आर प्लस एच होता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज करो। बोलो वी सी का एक और आंसर पॉसिबल है, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर, समझा? बोलो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। बोलो समझा है क्या? बराबर ना? ठीक है, ये बना दिया क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और तरीके से हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी का सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, वो भी बनाता है। देखो, तो उसके लिए ना थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो भी चीज़ तुमको सिखाया हुआ है, कुछ नया नहीं है। अभी इधर ही कर देता हूँ, चलो इधर ही कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह, अपने को बहुत जगह लगेगा आज। तुमको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करता है? वेट, याद है? वेट ऑफ द बॉडी बैलेंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, तो हमको एक चीज़ और पता है, सिंस W इज इक्वल टू F, याद है? किया हुआ है, नया चीज़ नहीं बता रहा मैं तुमको, बराबर? हाँ, तो W का आंसर mg, याद रखो ये g हाइट पे, GH मत देखो, g रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो F, अर्थ और इसके बीच में F कितना रहेगा? कैपिटल G, बोलो ना, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं आता है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, द कुछ कैंसल, स्मॉल m। बोलो बचेगा क्या? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, तुम अच्छा होल स्क्वायर, ठीक है। तुमको शायद ये भी मालूम है कि r प्लस एच को अपन क्या लिखते हैं? स्मॉल r। बोलो सिंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस कैपिटल R प्लस स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल r ना। बोलो g क्या बन जाएगा? जी एम अपॉन स्मॉल r। मुझे इधर जी एम का जरूरत है, जी एम का जरूरत है वहाँ पे, जी एम निकालेंगे। बोलो देयरफॉर वैल्यू ऑफ कैपिटल G इंटू कैपिटल M विल बी r स्क्वायर, भेजो इधर r स्क्वायर G, समझा? समझा क्या? समझा ना? ये जी एम का वैल्यू उठ के इधर पुट कर देते हैं, बराबर? देयरफॉर बोलो वी सी, बोलो क्या बन जाएगा? वी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम के जगह पे क्या लिखा था? जी एम के जगह पे क्या लिख दूं? आर स्क्वायर जी अपॉन, समझा? एक आर ऊपर से और एक आर नीचे से कैंसिल हो रहा है, हो रहा है क्या? एक्टिव है ना? बोलो क्या मिलेगा बताओ? अंडर रूट ऑफ वी सी का एक और फॉर्मूला बना दिया मैंने, अंडर रूट ऑफ आर जी, समझा? याद रखो, आप एंड तक जाएंगे, सब कुछ याद होना चाहिए तुमको, बराबर? तो समझ गया रहेगा तुमको ये क्या बनाया मैंने।
समझा क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकाला अपन ने? बोलो। चलो, तो ये 2 पॉइंट तुमको एकदम क्लियर, सब अच्छे समझ में आ गया रहेगा। याद है ना सब कुछ? बराबर। वेट किसको बैलेंस करता है? जब बॉडी गोल घूम रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? ये क्या है? ये सब मेन इधर, यही तो मेन है, बाकी तो कोई भी कर लेगा। समझा? चलो, अब एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा देखते हैं कि समझो इन केस, जैसे ठीक है, एक बात बताओ, इस r के जगह पे तुम r+h लिख सकते हैं ना? तो इधर भी लिख सकते हैं और मैं तुम लोग इधर लिख सकते हैं। बताओ, अगर चलो इधर लिख देते नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। बोलो, एक और पॉसिबल है, r के जगह क्या लिख, जैसे r+h के पे r लिखा तो r के पे उल्टा भी लिख सकते हैं ना? बोलो क्या? r+h इंटू, ये सब लगेगा मुझे लास्ट में, इसके लिए पूरा पहले से क्लियर करते चलो। समझा कि ना? समझ गया क्रिटिकल वेलोसिटी? बोलो। चलो, अब हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड, जो हम लोग टाइम पीरियड, पूरा मैथ्स है, पूरा मैथ्स का गेम है, स्टार्ट याद होना चाहिए बस, बाकी अपने आप सॉल्व कर देंगे। समझा? चलो, अब हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आज का। 11 पहले बता भी दिया था, क्या निकाल रहे थे हम लोग? टाइम पीरियड ना? टाइम पीरियड ऑफ किसका? बताओ क्या था? किसका टाइम पीरियड? सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकाल के देखते हैं, टी से डिनोट करते हैं उसको, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बराबर, बहुत सिंपल सा है, डेरिवेशन बहुत इजी रहता है फिजिक्स में अगर तुमको मैथ्स आता है तो टाइम पीरियड मतलब क्या? सैटेलाइट को एक बार सर्कुलर मोशन करके आके वहीं पे आने के लिए कितना टाइम लगता है, वो उसका टाइम पीरियड। एक बार गोल घूम के रिटर्न वहां पे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड ना? बराबर। तुम्हारे घर पे जो क्लॉक होता है उसमें जो हावर हैंड है उसका टाइम पीरियड कितना रहता है? कितना रहता है? कि 24 आवर्स? दिन तो 24 घंटे का रहता है, मतलब पूरा 2 बार घूमता है ना वो। एक बार घूम के रिटर्न आने के लिए वहां पे जितना टाइम लगा वो उसका टाइम पीरियड। हावर हैंड का टाइम पीरियड बोलो कितना बताया तुमने? 12 क्या आवर्स। बराबर। दूसरा क्वेश्चन सुनो, मिनट हैंड है, मिनट हैंड रिटर्न उधर आने के लिए कितना टाइम लगता है? मिनट हैंड बोल रहा है, मिनट हैंड। सुनो इधर, इधर देखो, 12 से 1 पे आने के लिए कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। बराबर। 12 से 2 पे आने कितना टाइम लगेगा? 12 से 3 पे आने कितना टाइम लगेगा? 15। मैं बोल रहा है पूरा आने कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट टाइम पीरियड होता है ऑफ मिनट हैंड। समझा? और एक क्वेश्चन सुनो, अगर सेकंड हैंड, सेकंड हैंड जो टक टक करते रहता था वो वाला हैंड, बराबर, सेकंड हैंड को पूरा गोल घूम के आने के लिए कितना टाइम है? उसका टाइम पीरियड क्या है? 60 सेकंड हैंड को 12 से 1 पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड। 5 पे टिक 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 करेगा 5वां बार, बराबर 1 पे पहुंच जाएगा ना वो 12 से, बराबर। तो इधर 5 सेकंड लगा तो 3 पे आने के लिए 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड। समझा? तुमको टाइम पीरियड याद होना चाहिए बहुत सारी चीज का। समझा? समझा? टाइम पीरियड बहुत सिंपल है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमारे केस में सैटेलाइट है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 सर्कुलर पाथ, या फिर 1 रेवोल्यूशन बोल सकते हो। समझा? सिंपल ना? हाँ, तो उसको बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। पहला पॉइंट तुमको बताना पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का डिफाइन क्या। चलो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। देखो सुनो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का डिफाइन क्या है, सुनो। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डिफाइंड एज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड एनी प्लैनेट। अरे सैटेलाइट सिर्फ अर्थ के आजू बाजू थोड़ी घूमता है, मार्स के भी इधर घूम सकता है, मतलब किधर भी घूम सकता है। समझा? टाइम रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट, बराबर, टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। याद रखो। क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन बताओ। is defined as minimum velocity of horizontal projection due to which satellite starts revolving around the planet in circular path। अपने मन से बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कंटेंट आना चाहिए बस। बराबर। अभी क्या बताया मैंने तुमको? टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड एनी प्लैनेट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सिंपल। समझा? पहला पॉइंट। आगे वही सेम सैटेलाइट है, गोल गोल घूम रहा है। बोलो क्या बताया, क्या स्टेटमेंट था? कंसिडर, बोलो ना। आगे बोले कंसिडर के आगे, कंसिडर ऑफ मास केप्ट एट हाइट, या फिर केप्ट नहीं, रुका है थोड़ी, बराबर, रिवॉल्विंग एट हाइट
फ्रॉम द अर्थ एट ऑफ मास एंड रेडियस कैपिटल आर। याद है वो सेकंड पॉइंट रहेगा बराबर। चलो टाइम पीरियड निकालने का है, गोल घूम रहा है ना ऐसा। हाँ टाइम पीरियड गोल घूम रहा है मतलब सर्कुलर पाथ कर रहा है, सर्कुलर पाथ कर रहा है मतलब कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बराबर। सैटेलाइट को गोल घूमने के टाइम पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? यही करने का है, कुछ नया नहीं, यही करने का है हमको। चलो चालू करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी काम। बोलो क्या क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे? टाइम पीरियड देखने वाले ना। टाइम पीरियड का तुमको 3 पॉइंट बता दिया मैंने। 3 बताया कि 2 बताया? पहले टाइम पीरियड का डिफाइन, सेकंड कंडीशन और तीसरा नेसेसरी कंडीशन। याद है इधर जो इधर था सेम उधर। बोलो क्या था? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। एक ही बात है, अर्थ एंड सैटेलाइट एक ही बात है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया, मैं 4th पॉइंट चालू कर रहा है अभी। यहाँ समझा है ना? वो तुमको लिखना है खुद से, मैं 4th पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। चलो तो 4th पॉइंट ऐसा है, वही डेरिवेशन करेंगे पूरा मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं। आज पूरा मैथमेटिक्स करना ही है अपने को। बोलो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? अरे कौन किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। बोलो एफसीपी का फॉर्मूला। गोल घूम रहा है, इलेप्टिकल घूम रहा है, पैराबोलिक गया है कि हाइपरबोलिक? कैसा कर रहा है? सर्कुलर है। सर्कुलर में वीसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर्कुलर के टाइम पे वी वीसी से मैच हो जाता है, इसके लिए मैं एम वी स्क्वायर के जगह पे वीसी स्क्वायर लिख देता है। बोलो फॉर्मूला, एम वी सी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। जमीन पे थोड़ी गोल घूम रहा है, हाइट पे ना। आगे बोलो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, ये आर प्लस एच जाएगा, इधर से जाएगा एम जाएगा, एम जाएगा, बराबर है। बोलो क्या बच गया? स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। लेकिन हमको वीसी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए, वैसे हमको वीसी भी हमको टी चाहिए, टाइम पीरियड निकालने बोला ना, लेकिन टाइम पीरियड निकालने के लिए वीसी आना बहुत जरूरी है। बराबर। बोलो वीसी अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस। तुमको मालूम है, तुमको क्या मालूम है? ये क्या मालूम है? आर प्लस एच को आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर। हाँ बोलो क्या लिखो? जी एम अपॉन स्मॉल आर। समझा? समझ गया। चलो समझा वीसी कैसे निकाल दिया। चलो तो इसको रुका देते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। समझा? बराबर है, समझा ना? चलो अब मैं तुमको सिखाता है, कोई भी चीज जब गोल घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बराबर। टाइम पीरियड होता है सर्कमफरेंस अपॉन वेलोसिटी। सर्कमफरेंस अपॉन वेलोसिटी कहाँ से बनाया मैं? बहुत सिंपल, देखो स्पीड इक्वल टू 10वीं डिस्टेंस अपॉन, बराबर है। हम लोग वेलोसिटी ले रहे हैं, समझो ये केस में, बराबर। वेलोसिटी बराबर, वही वीसी वाला जो भी है तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा गोल घूमेगा तो? एक बार गोल घूमने कितना डिस्टेंस कवर होता है? अरे एक जगह से स्टार्ट किया, गोल घूम के यहाँ पे रिटर्न आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? इक्वल टू सर्कमफरेंस ना। क्या बोलते हैं इसको? इधर से गोल घूम के इधर रिटर्न आने में कितना 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 डिस्टेंस गया? 2 पाई आर। सर्कमफरेंस भूल गए क्या? इतना डिस्टेंस रहता है ना पूरा ये 2 पाई आर। तो बोलो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई आर। टाइम तो टाइम रहेगा, वेलोसिटी मेरे लिए सी है। बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। चलो इधर आओ, ये देखो 4th था ना, 5th पॉइंट। हाँ, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बराबर। इससे बना रहा मैं, मेरे लिए स्पीड में वीसी ले लेता है क्योंकि मेरा जो सैटेलाइट है वो गोल घूम रहा है, बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वीसी चलेगा। कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 2 पाई आर। कितना टाइम लगा रहेगा? टी ना। तुमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। टी उधर भेजो, वीसी नीचे लेके आओ। बोलो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बाय वीसी। वीसी है क्या तुम्हारे पास? एक प्रॉब्लम है, वीसी देखो आर है इधर, स्मॉल आर। तुम लोग वीसी किस में पुट करेंगे? स्मॉल आर में पुट करेंगे कि आर प्लस एच में पुट करेंगे? क्योंकि पहले से स्मॉल आर, तुम भी स्मॉल आर में पुट करो, इजी हो जाएगा ना। बोलो चलो देयरफॉर इधर बताना पड़ेगा क्या इक्वेशन, किधर से आया वो तुमको? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलो टी का आंसर। T will be equal to 2 pi r अपॉन अंडर रूट ऑफ VC का वैल्यू। ये लिखूँ क्या सेकेंड वाला लिखो? सेकेंड वाला लिखेगा मैं तो GM अपॉन स्मॉल r। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ना, तो ऊपर जाएगा। देखो कैसा बनेगा, देखो तो T जो है वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, 1 मिनट थोड़ा इधर लिख दो। चलो इधर देखो, तो T के पास पहले से क्या था? 2 पाई आर पहले से था, ये गोल घूम जाएगा ना ऐसा।
मतलब फ्लिप हो जाएगा, आर अपॉन जी एम, बराबर है। सिंपल सा मैथ्स है, मैथ्स सब जगह लगेगा मैथ्स। देखो अंडर रूट के अंदर समझो एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बोलो क्या बन जाएगा? अरे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स ना। बोलने का मतलब है कोई भी चीज़ को तुमको रूट के अंदर लिखने का है तो उसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। हमको उल्टा आता है, हमको उल्टा आता ना, हमको मालूम है कि रूट के अंदर स्क्वायर मतलब सिंपल हो गया वो, मैं उल्टा बता रहा हूँ तुमको। अगर कोई चीज़ सिंपल है उसको तुमको रूट के अंदर लिखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मैं क्या करता है, अंदर मेरे पास एक आर है और एक आर, मैं अंदर का आर तो बाहर लेके आ नहीं सकता, लेकिन बाहर का आर को अंदर लेके जा सकता है। जब ये वाला आर अंदर जाएगा बोलो क्या बन के जाएगा? और पहले से अंदर एक आर है, आर क्यूब ना, इंटू हो जाएगा ना। बोलो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। कुछ ज़्यादा बड़ा लिख रहा है, बहुत ज़्यादा करने का आज हमको। थोड़ा जगह मैनेज करते हैं, हो गया? समझ में आ रहा तुमको क्या है? राइट है, कुछ रॉन्ग नहीं है, खाली थोड़ा जगह मैनेज करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा करने का अपने को आज कंप्लीट, तो ना मैं थोड़ा सा जगह यहाँ से यूज़ करता है। आ रहा है कि तुमको समझ में थोड़ा बहुत? ज़्यादा समझ में आ जा रहा है? चलो ध्यान दो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? हमारा ये हो गया ना, 9th वाला हो गया, 11th वाला करता ना, 11th, ठीक है। इसमें अपन ने क्या निकाल के रखा है? पहले से वीसी निकाल के रखा, वीसी ला के पुट कर दिया। मैं टी निकालने जा रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ कराना है तुमको मेरे को। बोलो टी विल बी इक्वल टू, घुमा दिए थे ना उसको, क्या बना था? 2 पाई आर, फिर अंडर रूट ऑफ आर अपॉन, दिख रहा है ना तुमको? दिख रहा है ना? फिर क्या बताया था बोलो मैंने? क्या बन जाएगा अंदर जाके? आर स्क्वायर और पहले से एक आर, बोलो कितना बनेगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। समझा? समझा क्या? समझा रहेगा ना तुमको ये, बराबर? तो ये एक आंसर पॉसिबल, एक और तरीके से मैं आंसर लेके आ सकता हूँ, ये तो समझो एक आंसर है। वैसे ना हमको एक चीज़ कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है, वो भी लिख देता हूँ। देखो कभी कभी ऐसा आता है, प्रूव दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर का थर्ड लॉ। ये प्रूफ करने ही बोलते हैं, तो मैं तुमको प्रूफ करके बताया कि केपलर का कैसा है वो थर्ड लॉ, बराबर? पढ़ा था ना तुमने? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बराबर? पढ़ा था ना 10th में? वो लॉ आया कैसे वो भी इधर अपने को मालूम पड़ेगा, बराबर? चलो तो उसके लिए हाँ बताओ मेरे पास अभी है क्या? वैसे बताओ अभी तक हमारे पास क्या क्या है? बताओ अभी तक बोलो क्या था हमारे पास? टी का आंसर बोलो ना, वही लिखा था, खाली टी लिख रहा है। 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय, ठीक है। हाँ अगर मुझे यहाँ से वो प्रूफ वाला काम करने का है, प्रूफ, वैसे 2 आंसर है। टाइम पीरियड का ये आंसर चलेगा, चलेगा, ये मेरा मेन आंसर आ चुका है, बराबर? ये एक आंसर है, ये वैलिड आंसर, बराबर? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक आंसर मेरे पास रेडी हो चुका है। मैं टाइम पीरियड का और एक आंसर निकालने वाला हूँ, राइट है? और एक आंसर निकालेगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज, वो प्रूव दैट जो बोला ना, वो प्रूव करके तुमको दिखाता हूँ। वो जो प्रूव दैट बोला ना, वो पहले प्रूव कर दो, उसके बाद देखते हैं। समझा क्या? बोलो ये एक आंसर रेडी हो गया हमारा, बराबर? चलो अब हम चालू करते हैं पॉइंट नंबर 3, और तुमको वो प्रूव करके दिखाता है, बराबर? वो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया कैसे? अच्छा ध्यान से देखो, एलएचएस में क्या है? इसके एलएचएस में क्या है? और हमारे पास क्या है? टी स्क्वायर कैसे बनाऊं? स्क्वायरिंग करो, मैथ्स आता है ना, करो ना, सब जगह मैथ्स आ गया। बोलो क्या? स्क्वायरिंग ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो जल्दी। बोलो क्या आएगा? टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर गया ना। बोलो क्या आएगा? आर क्यूब अपॉन जी एम। समझा? बराबर? अब देखो मुझे जरूरत टी स्क्वायर और किसका है? बाकी साइड में कर, कट बिट नहीं होगा, बाजू में रखेंगे ना उसको। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बोलो क्या है हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर अपॉन, इसका जरूरत नहीं, इसको मैं साइड में रख दिया ऐसा, और बाजू में बोलो हमारे पास क्या रहेगा? बराबर? ध्यान दो, आंसर दो इसका। 4 क्या है? नंबर, मतलब कांस्टेंट। पाई 3.142 नंबर, उसका स्क्वायर नंबर, मतलब वो भी कांस्टेंट। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट, बदलते रहता है क्या? कौन?
ब्रैकेट के अंदर सब चीज क्या है? कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट, बराबर ना? समझो ना, जितना भी कांस्टेंट का ऑपरेशन कांस्टेंट करेंगे कांस्टेंट ही मिलेगा तुमको, बराबर? ध्यान से सुनो, देखो जब भी कोई एक पैरामीटर प्रोपोर्शनल तो दूसरा पैरामीटर रहता है, बराबर? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या क्या आता है? इक्वल टू और कांस्टेंट, उल्टा जाएंगे। अभी मैं इक्वल टू और कांस्टेंट हटाऊं तो क्या आना चाहिए? प्रोपोर्शनलिटी। कल सिखाया था ना, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो इक्वल टू और कांस्टेंट हटता है। तो उल्टा सोचो ना, अगर मैं इक्वल टू और कांस्टेंट हटाऊं तो बोलो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी ना। हो गया, समझा? बोलो हाँ। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के प्लस थर्ड लॉ तुमको प्रूफ करके दिखा दिया। बोलो समझा? समझ गया रहेगा ना? तो ये एक आंसर निकाल दिया और बाकी अभी खत्म नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट आओ, मैं बता ना टाइम का एक और आंसर निकालेंगे। कैसे मालूम पड़ता और एक आंसर निकालेंगे? क्योंकि मेरे पास जीएम का आंसर है। देखो इधर किधर तो रहेगा जीएम, जो भी फॉर्मूला आया एक और पॉसिबल आंसर रहेगा, समझा? ऐसा याद रखो। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है जीएम है, तो मैं और एक आंसर निकालेगा, बराबर ना? वो ज़्यादा इजी आंसर रहेगा। चलो तो बोलो क्या था, क्या याद है तुमको जीएम के बारे में? कुछ याद है जीएम के बारे में? सिंस बोलो जीएम का वैल्यू क्या होता है? छोटा आर स्क्वायर क्या बड़ा आर स्क्वायर? छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर जी चलेगा? क्या करूं, पुट कर दूं? कैंसिल होएगा? क्या कैंसिल होएगा? आर, ठीक है। चलो चलो चलो, इक्वेशन नहीं दिया ना उसको, देयरफॉर करके बताओ। देयरफॉर बोलो क्या मिलेगा? टी का आंसर 2 पाई अंडर रूट ऑफ ऊपर आर क्यूब, नीचे जीएम का आंसर आर स्क्वायर जी। कुछ कैंसिल क्या? ऊपर का आर, नीचे ऊपर एक आर बचेगा बस, बाकी गया। तो बोलो देयरफॉर टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। समझा ना? समझा ना? वो स्मॉल आर को बोलो तुम लोग और क्या लिख सकते हो? आर प्लस, मतलब आता है ना? समझा ना कैसा है? चलो तो ये भी हमारा एक आंसर यहाँ भी रेडी हो जाता है। समझा? टाइम पीरियड कैसे निकाला, बराबर? चलो और एक चीज सिखाता हूँ तुमको। देखो समझो कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के बहुत नज़दीक घूम रहा है, अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इतना ज़्यादा नज़दीक है कि ये हाइट बहुत कम है, समझो इधर है, तो वो हाइट मैटर करेगा? तो तुम लोग एच लेंगे? तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर वो मास कितना रहेगा बताओ? आर रहेगा, आर ना? हाँ देखो, तो वो करते हैं, वो वाला पॉइंट भी है। एक ऐसा एक पॉइंट लिखा है, फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ, क्लोज नज़दीक, बराबर ना? बोलो क्या बताया, बताओ मैंने? फॉर अ, अरे बोलो भूल क्यों जा रहे हैं? फॉर अ सैटेलाइट क्या? ऑर्बिटिंग, क्या क्लोज, क्या क्लोज? ऑर्बिटिंग, बराबर? ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ के बहुत नज़दीक अगर सैटेलाइट गोल घूम रहा है तो क्या होने वाला है वो देखते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक गोल घूम रहा है तो वो जो तुम्हारा आर रहता है, आर मतलब क्या? आर प्लस एच ना? ये आर प्लस एच का वैल्यू किससे मैच हो जाएगा? इसमें आर प्लस एच में एच मैटर करेगा क्या? वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या बन जाएगा? समझा? इसका मतलब है ये बताओ, एक बात बताओ, ये आर प्लस एच मतलब क्या? स्मॉल आर के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? समझा? समझा? हटाओ वहां से स्मॉल आर, बोलो क्या बनेगा बताओ? टी का आंसर, देयरफॉर टी 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर बाय जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर 3.142, आर वो भी एक नंबर 6400 किलोमीटर, जी वो भी एक नंबर, जी नंबर 1 में क्या? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब ये पूरे सब नंबर को सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलता है, हाँ नंबर ही मिलेगा। वो नंबर है 84.6 मिनट, 84. मतलब एक सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ज्यादा नजदीक गोल घूम रहा है, उसको पूरा एक बार अर्थ का पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 84.6 मिनट पूरा अर्थ गोल घूम लेता है। समझा? वो समझा? बोलो अगर तुम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में तो ये आता है 5077.5 सेकंड्स। इतना सेकंड्स लगता है उसको घूमने में। समझा? बोलो समझा? क्लियर क्या बताया मैंने तुमको? ये हमने निकाला टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। समझा ना? अरे सब ऐसे ही है, बड़ा ये फिजिक्स जस्ट चालू कर रहा है, धीरे धीरे मजा आएगा बहुत अभी। समझा? बोलो क्या किया हम लोग ने, क्या निकाला बोलो आज अभी? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। बराबर? देखो बहुत सिंपल है, याद बात नहीं रखते। इतना मालूम था मेरे को कि टाइम पीरियड में क्रिटिकल वेलोसिटी लगेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी पहले निकाल के रख दिया, ला किधर पुट कर दिया, बराबर?
और मैंने सब कुछ स्मॉल आर के फॉर्म में रखा है, बराबर। फिर यहाँ पे देखा कि केपलर का थर्ड लॉ भी प्रूव करने बोला है वहाँ पे, तो मुझे लगा यार टी स्क्वायर है, तो मैंने टी स्क्वायर बना दिया यहाँ पे स्क्वायरिंग करके, और वो कांस्टेंट सब एक साथ लेके हटा दिया कांस्टेंट, वो हो गया। फिर मेरे को याद आ रहा है इसमें तो जीएम है, जीएम मतलब और एक फॉर्मूला पॉसिबल है, जीएम का मेरे को आंसर याद था क्या, आर स्क्वायर जी, वो मैंने जीएम के लाके जाके वहाँ पे जगह पे पुट कर दिया बराबर, और हमको एक नया फॉर्मूला मिल गया, देखो ऐसा कुछ, अंडर रूट ऑफ आर बाय जी। फिर एक और पॉइंट था कि अगर समझो वो जो सैटेलाइट है बहुत नज़दीक ऑर्बिट कर रहा है तो क्या होएगा, तो आर प्लस एच को हम लोग आर ले लेंगे और आर पुट किया तो हमको आंसर मिल गया। याद रखो ना कितना, बोलो कितना है, 84.6 मिनट। ये सब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रहेगा नहीं पता नहीं, बट मैं तुमको सिखा दे रहा, समझा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रहेगा ना ये सब चीज़। चलो तो टाइम पीरियड हमारा हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी भी तुमको सिखा दिया ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज दिखाया था ना, वेरिएशन, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डेप्थ, ये सब किया था ना अपन ने। चलो अब मैं तुमको सिखाता हूँ बाइंडिंग एनर्जी। दो बाइंडिंग एनर्जी है, फिर एस्केप वेलोसिटी है। बाइंडिंग एनर्जी था 10th में, नहीं था, ठीक है। चलो बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, कुछ रह गया क्या हमारा, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, रॉकेट का 2 केस हो गया। चलो नेक्स्ट, ध्यान दो, बीच में बात मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दो, निकालने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या निकालने जा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी मतलब बता दो उसका डिफाइन क्या है, अपने समझ में आ जाएगा। देखो तो बाइंडिंग एनर्जी है, क्वेश्चन ध्यान सुनो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। देखो बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे ध्यान दो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग दें जिसकी वजह से वो जो सैटेलाइट है जो गोल घूम रहा है वो बाहर निकल जाए। मतलब सिंपल, सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वो क्या बोलेंगे हम लोग, समझा। अगर सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए जो वेलोसिटी लगता है उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए जो वेलोसिटी लगेगा उसको एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा वो, समझो हाँ, काम एक ही है, बाहर निकाल रहा है लेकिन एक बार एनर्जी से और एक बार, सिंपल लॉजिक है। चलो वो करते हैं। तो दो बाइंडिंग एनर्जी का लॉजिक है और एक एस्केप वेलोसिटी, तीनों यही इसमें हो जाना चाहिए। चलो हाँ, बाइंडिंग एनर्जी दो अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। क्या हो गया, ओके तो स्टार्ट करते हैं विद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट हाइट h, बराबर। दो तरीके से बाइंडिंग एनर्जी, देखो सिंपल है, सैटेलाइट ऑलरेडी गोल घूम रहा है, उसको बाहर निकालने का है, वो एक केस कराएगा, बराबर। सैटेलाइट जमीन पे डायरेक्ट एनर्जी दिया, डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, ये भी करेंगे, समझा। सेम ऐसा एस्केप वेलोसिटी भी है, समझा। दो टाइप का बाइंडिंग एनर्जी हम लोग करने वाले हैं। पहला है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट हाइट h, पहले से गोल घूम रहा है उसको बाहर निकालेंगे। और दूसरे केस में नया एक क्वेश्चन सिखाया, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें जमीन पे है सैटेलाइट और उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, समझा। और तीसरा एस्केप वेलोसिटी। 3 क्वेश्चन अभी बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट हाइट h। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, कैसे ऑर्बिट कर रहा है बताओ, एट हाइट पे ना, एट हाइट h फ्रॉम द, किससे, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ना, सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अब ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तुमको पहले बता देता हूँ मैं क्या करना है। देखो बाइंडिंग, देखो जो सैटेलाइट जो गोल घूम रहा है, जो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, उसके पास दो टाइप का एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और, मैं पहले निकालेगा काइनेटिक एनर्जी, बराबर, फिर मैं निकालेगा पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझो तो तुमको आएगा, बहुत इजी है, इसका डायरेक्शन बहुत इजी रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फिर सेकंड, क्यों निकाल रहे तुम लोग ये बताओ पहले। क्योंकि सैटेलाइट के अंदर दोनों एनर्जी रहता है ना, जब कोई भी चीज़ बॉडी मूव हो रहा है तो उसमें दोनों एनर्जी रहेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। फिर दोनों एनर्जी मिल गया, दोनों को प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, तो हमको मिल जाएगा टोटल एनर्जी, समझा। बोलो फर्स्ट क्या निकालेंगे, सेकेंड, फिर दोनों को प्लस किया, टोटल एनर्जी, समझा। फिर माइनस, टोटल एनर्जी को माइनस कर देंगे, मतलब उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, समझा। टोटल एनर्जी वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को पकड़ के रखता है, अगर मैं उसका अपोजिट एनर्जी दूं तो बाहर निकल जाएगा ना, समझा। समझा क्या है, तो पहला स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, माइनस ऑफ टोटल, मतलब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, समझा। 4 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। चालू करूँ, चलो सबसे पहले वही तुमको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले कि बाइंडिंग एनर्जी का डिफाइन क्या है, बराबर। एक बार बताओ,
बाइंडिंग एनर्जी से क्या कर रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट को बाहर निकाल रहे हैं। तो कम एनर्जी दे के बाहर निकालेंगे ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा एनर्जी के बाहर निकालेंगे वो अच्छा है? खर्चा कम आएगा ना, कम एनर्जी देंगे। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी गिवन टू सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। समझे क्या बोल रहा है मैं? अरे नहीं समझा? एक सैटेलाइट को उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए जो तुमने एनर्जी दिया उसको ही बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। फिर से एक बात सुनो, तुमको याद रखना पड़ेगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी गिवन टू द सैटेलाइट, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब समझो ना, बोलेंगे? अरे बोलो, क्या बोलेंगे ना? बोलो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच शुड बी गिवन टू द सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। बराबर? थोड़ा स्लो समझो, तो ज़्यादा ही जा रहा है तुमको ना, नहीं जमेगा। एक सैटेलाइट को हम लोग कुछ एनर्जी दे रहे हैं, ये वो एनर्जी है जो सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल देता है। बराबर? और जो ये एनर्जी दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बराबर, विच शुड बी गिवन टू द, क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। समझा? The minimum amount of energy which should be given to the satellite in order to remove it from the Earth's gravitational field is called as binding energy. बोलो बोलो अभी बोलो। The minimum amount of energy which should be given to the satellite in order to remove it from the Earth's gravitational field is called as, खत्म। यही तो है बाइंडिंग एनर्जी का डिफाइन। समझा? वो बाकी सेकंड पॉइंट कंसिडर ला। बोलो कंसिडर ला पॉइंट क्या था? कंसिडर a satellite of mass at height from the of mass capital M and radius capital R। बराबर है? ये सेकंड पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड पॉइंट से कि सैटेलाइट के पास दो टाइप का एनर्जी है। बराबर? द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ पोसेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एज वेल एज, बोलो थर्ड पॉइंट, the satellite orbiting around the earth possess two types of energy। कौन सा? as well as potential energy। हम लोग पहले क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। खत्म। समझा? चलो सबसे पहले बताओ मेरे को फर्स्ट पॉइंट क्या बोला तुम लोगों ने? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला तुम लोगों ने थियरी का? The minimum energy should be given to the in order to from the Earth's gravitational field is called as binding energy. Second point, of mass kept नहीं, revolving at height h from the of mass and radius capital R। थर्ड पॉइंट याद है? द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ पोसेस काइनेटिक एज वेल एज। चलो चालू करते हैं अभी। चलो देखो, इधर देखो, समझा ना? 3 पॉइंट मैं चालू कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट से इसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, वहां से लिख लेना, नहीं तो वीडियो लेक्चर है उसमें तो स्टेटमेंट बोला है, सुन सुन के लिखते रहो। बोलो फोर्थ पॉइंट में सबसे पहला, मतलब ये हमारे लिए सबसे पहला मैथमेटिकल पॉइंट है। क्या निकालो बोलो यहाँ से? काइनेटिक है। सबको आता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बेसिक ना? काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्म बताओ, सबसे बेसिक, हाफ एम वी स्क्वायर। सबको आता है बेसिक, 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 10th में पढ़ा। बराबर? काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है हाफ एम। ये काइनेटिक एनर्जी कब निकाल रहे हैं हम लोग? जब प्लैनेट, वो सैटेलाइट रुका है, गोल घूम रहा है, एलिप्टिकल घूम रहा है। कब, क्या, कैसे घूम रहा है? सर्कल। सर्कल में गोल घूम रहा है तो वी लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे? सर्कल में घूम रहा है तो वी की जगह वीसी लिखना पड़ेगा। वी की जगह पे वीसी। वीसी आता है? वीसी का दोनों आंसर तुमको आता है ना? दोनों। हम लोग मोस्टली यहाँ पे प्रीफर करेंगे जीएम वाला। जीएम वाला, अरे 2 आंसर है, किधर गया? वीसी का एक आंसर जीएम वाला है, एक आंसर ऐसा है, बराबर, विदाउट जीएम है, तो मैं जीएम वाला यूज करेंगे यहाँ पे। समझा? चलो तो बताओ क्या था वीसी का आंसर? सिंस हमको मालूम है वीसी का आंसर, बोलो तुमको याद है वीसी का आंसर क्या था? अंडर रूट ऑफ जीएम बाय आर ना? आर ना? आर मतलब आर प्लस एच, स्मॉल आर समझो। बोलो सिंस वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर। बराबर? वीसी का आंसर है। वीसी का आंसर पुट कर दूं, जरा ध्यान से देखो। ए इधर ध्यान दो,
अगर VC के जगह पे मैं VC का आंसर जो रूट में वो पुट करेगा, VC का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे मैथ्स है, ये VC के जगह पे अगर मैं लिखूं तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है। तो बोलो KE का आंसर हाफ m GM अपॉन R ना, बराबर है। थोड़ा सिस्टमैटिक लिखो। बोलो KE का आंसर क्या मिला? पहले G, फिर कैपिटल M, फिर अपॉन 2R, 2 स्मॉल r ना, चलेगा क्या? अरे इजी है ना, बराबर। तो ये हमने निकाल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या निकाला? काइनेटिक। ओके, अब क्या निकालूं? पोटेंशियल एनर्जी का तुमको जो फॉर्मूला आता है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे अलग लगेगा, बराबर। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गया वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू मास। नया तुम्हारे लिए, याद करो, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू मास, बराबर, याद रहेगा, ध्यान देते रहो। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है वो मैं तुमको बताता है, वो है -GM अपॉन R। देखो कैसा है, शॉर्टकट है। VC के फॉर्मूले में रूट नहीं लिखने का, बस वही तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। VC के फॉर्मूले में रूट नहीं लिखो। बोलो क्या बनेगा, बताओ फिर। हाँ, लेकिन माइनस, हाँ माइनस में रहेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस में होता है। तो बताओ P ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे थे हम लोग। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला माइनस, रूट नहीं लिखने का, GM अपॉन R, याद रहेगा। स्मॉल m, कैपिटल M ही आएगा। हाँ बाकी रुको ना, पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा, अभी तक आगे बढ़ा ही नहीं मैं, बराबर। ये जो है, ये जो मैंने आंसर लिखा वो सिर्फ किसका आंसर है? बाकी है ना इनटू मास, बाकी है, मेरे को ही मालूम था, बराबर। इनटू मास ना, थोड़ा बड़ा लिखता है, बराबर है। ये जो मैंने बनाया ये किसका फॉर्मूला है? ये पहले से सिस्टमैटिक है ना, इसमें क्या करेंगे, बराबर, थोड़ा G को बड़ा कर देते हैं, GM अपॉन R, बराबर ना, बराबर। क्या लूँ इसको, इक्वेशन 2 ले लूँ? तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2, समझा? अब बोलो क्या करूं? टोटल, याद है कैसा निकालते हैं टोटल? कैसा निकालते हैं? प्लस करने का। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो तो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। के GM अपॉन 2R, राइट है ना। मैं प्लस करेगा लेकिन P खुद माइनस है तो मैं माइनस लिख दूं डायरेक्ट, इतना मैथ्स मेरे को आता है। बोलो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। कुछ कॉमन ले सकते हैं, स्मॉल r को छोड़ के नहीं, सब खाली नंबर बचेगा। ओके तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r ले लिया, बचा क्या 1/2 माइनस, अरे सब गया तो 1 बचा ना, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, आधे में से एक थोड़ी निकलता है, एक में से आधा निकलता है ना, एक में से आधा निकलता तो आधा बचेगा, लेकिन उल्टा किया तो माइनस साइन, तो इतना आना चाहिए तुमको, नहीं मालूम है क्रॉस मल्टीप्लाई करो रहे हैं 2 इधर ना, तो 1 - 2 कितना होता है /2, वही तो बोला माइनस हाफ, बराबर ना। तो बताओ हमको आंसर टोटल एनर्जी का कितना मिला, माइनस हाफ मिला है ना, तो वो हाफ का नीचे का 2 ये r के साथ लिखता है। बोलो क्या लिखो, GM अपॉन 2R, समझा। तो ये किसका आंसर है, टोटल एनर्जी, समझा ना। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्या लूँ इक्वेशन, एक और बाकी है कुछ तो अपना, बाइंडिंग एनर्जी ना, वो कैसे निकालते, माइनस लेंगे तो तुम मालूम में क्या आएगा बाइंडिंग एनर्जी का आंसर, GM अपॉन 2R। अरे माइनस साइन लेंगे ना, जो माइनस साइन लेंगे वो ये माइनस से कैंसिल, माइनस में प्लस हो जाएगा। चलो तो एक लास्ट स्टेप, 6th स्टेप, 7th ना, 7th बोलो क्या बोल रहे थे अपन, क्या था वो पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तुमको टोटल एनर्जी आता है क्या, तो माइनस दे दिया, समझो टोटल एनर्जी। बोलो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, GM अपॉन 2R। समझा क्या है बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाला, यही है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। समझा, इतना बाइंडिंग एनर्जी देंगे तो तुम्हारा वो जो सैटेलाइट है वो बाहर निकल जाएगा।
समझा, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, समझा ना। अरे वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा ना क्या क्या वैल्यू आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो बोलो समझा जो किया मैंने, हाँ। तो इसमें लास्ट में लिखो तुम जो मैं बोल रहा है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये वाला ऐसा, समझा, समझ गया रहेगा। तो इस ये केस में मालूम मैंने क्या किया है, हमारा सैटेलाइट हाइट पे उड़ रहा था ना, उड़ मतलब गोल घूम रहा था बड़ा, और वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया। अब हमारा सैटेलाइट ज़मीन पे ही है, डायरेक्ट ज़मीन से प्रोजेक्ट किया, बाहर निकाल दिया ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से, समझा। ऐसा भी करने का है, तो वैसा भी है। तुम्हारे सिलेबस में ज़रा दिखाओ क्या दिया है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बाइंडिंग एनर्जी यही वाला दिया है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, यही दिया, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। लेकिन तुम लोग वो भी सीखो, क्योंकि तुम जब मैं तुमको नीट जेडब्ल्यू का न्यूमेरिकल्स कराएगा तो तुमको वहाँ पे लगने वाला है बराबर, तो वहाँ पे तुमको आना चाहिए। अब खुद सोचो, अगर हमारा समझो सैटेलाइट ज़मीन पे है तो रुका रहेगा क्या उड़ता रहेगा, रुका रहेगा ना। अगर ज़मीन पे सैटेलाइट है तो रुका रहेगा। कोई भी चीज़ जो रुका रहता है, जो एक स्टेशनरी रहता है, उसके पास सिर्फ कौन सा एनर्जी रहता है, पोटेंशियल, बराबर। जो डैम में जो वाटर रहता है, डैम में जो वाटर है स्थिर रहता है ना, स्थिर पानी, बराबर, तो रुका रहता है, तो उसके पास कौन सा एनर्जी, जो भी चीज़ हाईएस्ट वेलोसिटी से मूव हो रहा है उसके पास सिर्फ काइनेटिक रहता है, समझा। ज़्यादा वेलोसिटी से मूव हो सिर्फ काइनेटिक, उसमें पोटेंशियल नहीं रहता है। चलो, तो अब सोचो, एक बात बताओ, अगर हम लोग सैटेलाइट को ज़मीन से डायरेक्ट ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या तुमको उधर काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, सैटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0। पोटेंशियल, पोटेंशियल तो रहेगा ना, वो रुका है ना, तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसके पास, 0 प्लस पोटेंशियल करेंगे पोटेंशियल आएगा, बराबर। तो तुम्हारा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से मैच हो जाएगा, नहीं समझा। टोटल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0 है ना, तो टोटल एनर्जी किससे मैच हो जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी ये आएगा, ये ऐसा खाली 2 नहीं रहेगा ना नीचे, इसमें माइनस साइन हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग, समझा। करके दिखाता, ऐसा नहीं समझा, चलो करते हैं। तो नहीं समझा, करके दिखाता ना, देखो ना, करके दिखाया, समझ में आएगा सब क्लियर। ध्यान दो इधर, हाँ। तो क्या करने जा रहे थे हम लोग, हाँ। अब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं सैटेलाइट का, ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटिंग नहीं, स्टेशनरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां से निकालते हैं। चलो न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या निकालने जा रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बराबर ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या कर रहा है, क्या ऐसा लिखे गए हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा लिखना पड़ेगा ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एट रेस्ट, एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बराबर। हाँ, जमीन पे मैं समझाने के लिए बोलता है, उधर लिखिए जमीन पे चलो, तुमको पूरा आता है भी क्या करने का, सब कुछ मालूम है ना यहाँ पे क्या होने वाला है। बाइंडिंग एनर्जी का डिफाइन बताओ, amount of energy which should be given to the in order remove it from the earth's gravitational field is called as, पहला पॉइंट वो रहेगा। सेकंड पॉइंट, ऑफ मास, हाइट रहे क्या, नहीं, सरफेस, केप्ट ऑन द ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस, बराबर है इतना। हाँ, फिर हम लोग निकालेंगे उधर नीचे, थर्ड पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा, बराबर। उधर से नेसेसरी वाला पॉइंट आया था, इधर नेसेसरी नहीं है, गोल थोड़ी घूम रहा है, रुका है ना, बराबर। सिंस द सैटेलाइट इज एट रेस्ट ना, सिंस द सैटेलाइट इज एट, इट विल पोसेस ओनली, बराबर, नो काइनेटिक एनर्जी, समझा ना, ठीक है। तो फिर भी लिख देंगे हम लोग, पॉइंट तो निकालेंगे, समझो 3 पॉइंट हो गया ना। फोर्थ पॉइंट बोलो, फोर्थ पॉइंट में सबसे पहले क्या निकालने जाएंगे, काइनेटिक ना, उधर लिख दो, तुमको मालूम है ना, सिंस द सैटेलाइट इज एट रेस्ट, बराबर, देन देयरफॉर देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी ना, के का आंसर, बराबर। उसके बाद बोलो क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अभी मैं तुमको एक फॉर्मूला बताया था, बोलो क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू मास। पोटेंशियल ग्रेडियंट का आंसर क्या था, सब याद रखो, -gm अपॉन r। ये क्या है, देखो ना, इधर था, इधर किधर, तो इधर, इधर किधर गया, इसकी जगह पे लिखा था ना -gm अपॉन r, फिर वो m मैंने अलग से लिख दिया।
तो बोलो क्या लिखने वाला हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो लिखो पहले इनटू मास, कैपिटल में लिखो कि स्मॉल एम लिखो, वो मास सैटेलाइट का मास रहता है बरा। हाँ बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट का माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर की कैपिटल आर की कैपिटल आर रहेगा, सरफेस पे ना, तो हाइट थोड़ी है बरा, तो स्मॉल आर आ जाएगा। देखो सब समझा कैसा लॉजिक है, हर एक चीज का कंसेप्ट है, कंसेप्ट आएगा सब आ जाएगा पूरा। जी एम अपॉन आर और मेरे पास मास भी तो है, बराबर है, मिल गया ना। हाँ काइनेटिक है, पोटेंशियल है, क्या करूं, टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, प्लस करते हैं, किसको प्लस करूं, काइनेटिक को प्लस करो पोटेंशियल के साथ, लेकिन काइनेटिक तो जीरो है, पोटेंशियल कितना है माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर, तो टोटल कितना बना माइनस जी एम एम अपॉन आर इज द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग, क्या नहीं, नहीं एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आर। इक्वेशन नंबर लू, लिखो डायरेक्ट करते, चलो एक 7 स्टेप आंसर आ गया ना, क्या निकालू, बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब कितना, माइनस हटा दो जी एम एम अपॉन आर, देयरफॉर बताओ बाइंडिंग एनर्जी मिल गया है, कितना मिला है जी एम एम अपॉन आर। समझा कैसे निकाला, ये बाइंडिंग एनर्जी किसका है, सैटेलाइट का ही है, ये बाइंडिंग एनर्जी किसका था, लेकिन ये केस में वो उड़ रहा था, मतलब गोल घूम रहा था, और इधर स्टेशनरी रेस्ट था ना, समझा ना, समझ गया रहेगा ना तुमको। चलो अब हमारा बाइंडिंग एनर्जी भी हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी भी इजी है, ध्यान दो, न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, लास्ट 14th क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी। बहुत ज़्यादा कर दिया हम लोगों ने, बड़ा ये सब सिखाने बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा फटाफट कर दिया, लेकिन समझा ना अभी तक जो तो पढ़ाया। इसके बाद एस्केप वेलोसिटी है, तो देखते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या है। अच्छा बहुत सारा टाइप का सैटेलाइट्स का थियरी वगैरह भी है, देखते हैं, वही बताएगा तुमको मैं। चलो तो क्या देखने वाले थे हम लोग, हाँ हम लोग एस्केप वेलोसिटी देख रहे हैं ना, बराबर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, बराबर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बताओ तुम्हारे सिलेबस में क्या दिया है, सरफेस है कि क्या है, सरफेस ही रहता है, बराबर, सरफेस ही रहता है, 2gm अपॉन आर, ठीक है। चलो ये इधर है बाबा, ये बस बात नहीं बीच में, देखो तो एस्केप वेलोसिटी देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी बराबर, यस यस बराबर, वेलोसिटी बराबर है। चलो कैसे डिनोट करेंगे, वी से ना। अगर बताओ, अगर मैंने पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी दिया, क्या होगा बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी है तो क्या होता है, पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके बाहर ना, बराबर ना, याद है ना, वही तो पूछ रहा है। चलो बाहर ही तो निकालने का है तुमको भी, पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके बाहर निकाल देंगे इसको। हाँ तो एस्केप वेलोसिटी का पहले डिफाइन बताना पड़ेगा तुमको मेरे को, बराबर। देखो तो एस्केप बाहर निकालने का है, कम वेलोसिटी देके बाहर निकालेंगे, ज़्यादा वेलोसिटी देके बाहर निकालेंगे, ट्राई करेंगे कम से देके, द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ड्यू टू विच क्या होता है, द सैटेलाइट, वही सेम बाइंडिंग एनर्जी है, ड्यू टू विच द सैटेलाइट एस्केप्स आउट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सिंपल है, समझा। द मिनिमम वेलोसिटी ड्यू टू विच the satellite escapes out from the earth's gravitational field is called as escape velocity of the satellite, simple ना। बोलेंगे एक बार, बोलो जरा क्या हो, the minimum velocity of projection ना, the minimum velocity of projection of satellite due to which the satellite escapes out of earth's gravitational field is called as, बराबर ना, याद है ना। चलो तो सॉल्व करते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया, समझो बराबर। तो फिर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वही सैटेलाइट कहाँ पे है, हाइट पे है कि सरफेस पे, सरफेस, सरफेस में लिखा नहीं यहाँ पे, सरफेस पे लिखा ना, सरफेस पे। तो बोलो स्टेटमेंट,
a satellite of mass small m kept on the surface of earth of mass and radius, इतना तुमको मालूम है ना? अच्छा, एस्केप वेलोसिटी जो काम कर रहा है वही काम तो बाइंडिंग एनर्जी ने भी किया था, हमारे पास पहले से बाइंडिंग एनर्जी है। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को वेलोसिटी के फॉर्म में दूं तो वो एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा ना? समझ में आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी काम है बाहर निकालने का, एस्केप वेलोसिटी काम भी बाहर निकालने का सैटेलाइट को। बाइंडिंग एनर्जी का जो एनर्जी है वो एनर्जी को अगर मैं वेलोसिटी के फॉर्म में दूं सैटेलाइट को तो बाहर जाएगा ना? समझा? तो पॉइंट सिंपल है, इन ऑर्डर टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गया? सुनो फिर से सुनो, मतलब पहले समझो तो आसान है, मतलब समझो बहुत ईजी है। देखो, अगर मुझे सैटेलाइट इन ऑर्डर टू रिमूव या फिर इन ऑर्डर टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, बोलने का मतलब है अगर मुझे सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है तो इसका स्टेटमेंट रहेगा इन ऑर्डर टू रिमूव या फिर इन ऑर्डर टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ध्यान दे रहे ना इधर, बराबर? इन ऑर्डर टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करना पड़ेगा? सुनो, बाइंडिंग एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता ना, तो मिलेगा ना एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो, बाइंडिंग एनर्जी को अगर मैं वेलोसिटी के, वेलोसिटी मत देखो, एनर्जी को एनर्जी के फॉर्म में ही दे सकते हैं ना, तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देगा। समझा? चलो एक और चीज तुमको सिखाता, देखो ये देखो, ये दिख रहा है? पढ़ो जरा, क्या लिखा है उधर? अरे फॉर्मूला बताओ, उसका आंसर बताओ, क्या लिखा है वो? Gm_n अपॉन, इधर आओ, क्या है ये? कुछ क्लिक हुआ? समझा? हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब यही है, अगर मुझे एक सैटेलाइट को एस्केप कराना है उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ से बाहर निकल लेके जाना है, तो मुझे बाइंडिंग एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझा क्या बोला मैं? बराबर समझा है ना? बोलू स्टेटमेंट बोलेंगे उसके बाद, एक बात अच्छे सुना, बराबर? समझा? दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला, इन ऑर्डर टू एस्केप द सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, पहला, बराबर? द बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ, ये तो बोला मैंने ना, ये अलग बोला था कुछ, ये बोला था ना, तो हार्ड थोड़ी था ये तो। बोलो बोलो, क्या था बताओ? सैटेलाइट, बोलो ना, फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, ये 3 पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा, तो मैं चौथा पॉइंट चालू करूँ। बोलो समझा है? बोलो पहला पॉइंट एस्केप वेलोसिटी का डिफाइन, the minimum velocity of projection of satellite due to which it escapes, it कौन? Satellite escapes out of Earth's gravitational field is called as escape velocity। बराबर, याद है? सेकंड पॉइंट तुमको आता है। थर्ड पॉइंट एक बार फिर से बोलो, in order to remove या फिर to escape satellite out of Earth's gravitational field क्या होना चाहिए? एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पॉइंट हो गया है ना, 4th पॉइंट, बराबर? हाँ, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा भी आता है एग्जाम में, प्रूव दैट एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी। नीट जेडब्ल्यू का जब हम सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आएगा ये चीज, बराबर? एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी का √2 टाइम्स होता है, मतलब जो भी क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको अगर मैं √2 मतलब 1.414 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कौन सा वेलोसिटी बन जाएगा? एस्केप। समझा? ये प्रूफ करने बोलेंगे। चलो चालू करते। क्या बोला था मैंने? इन ऑर्डर टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द बाइंडिंग एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझा ना? तुमको बाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी भी आता है ना तुमको फॉर्मूला? बोलो क्या है फॉर्मूला? हाफ b² एक बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट सरफेस पे है कि हाइट पे है? तो बाइंडिंग एनर्जी हाइट वाला लेंगे क्या सरफेस वाला लेंगे? समझा? देखो ये तुम्हारे टेक्स्ट में नहीं है लेकिन इसका यूज किया यहाँ पे, तो नहीं समझ में आता था, इसके लिए पहले सिखा दिया। चलो बोलो क्या लिखूं? Gm_m/r। समझा? R+H क्यों नहीं आया? बोलो
सरफेस पे है, हाइट है ही नहीं। बोलो क्या, 1 मिनट और ई लिखूँ चलेगा क्या? बोलो क्यों? एस्केप करने का ना, पहले क्रिटिकल चाहिए तो क्रिटिकल लिखा था, सी लिखा था मैं बराबर। हाँ, कुछ कैंसल, वी चाहिए ना, तो वी ई स्क्वायर का आंसर के लिए 2 नीचे से उधर भेज दूँ, वीपर जाएगा 2gm अपॉन, समझा? समझाया ना? तुमको क्या चाहिए था? वी चाहिए था, निकालो वी यहाँ से फिर। बोलो वी का आंसर क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ, समझा? ये एक एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ये एक फॉर्मूला है, लेकिन अंदर देखो फॉर्मूले में कौन आता है? हाँ, क्लिक हुआ कुछ? और एक फॉर्मूला बन सकता है फिर तो बरा, और एक फॉर्मूला बन सकता है। चलो वो भी पॉइंट करते हैं। 5th पॉइंट बरा, 5th पॉइंट, जीएम का फॉर्मूला हमको लिखना है बराबर। सिंस हमको पता है जो जीएम होता है, ये बोलो क्या होता है? स्मॉल आर स्क्वायर जी की कैपिटल आर स्क्वायर? नहीं, क्योंकि सरफेस पे है। स्मॉल आर तब लिखते हैं जब आर प्लस एच होता है, एच है ही नहीं, सरफेस पे रखा है मैंने सैटेलाइट को, तो क्या लिखो बोलो? और तुमको समझ में आ जाना चाहिए था, नीचे से आर कैंसिल होने के लिए ऊपर तुमको कैपिटल आर ही लिखना पड़ेगा ना, समझा ना? चलो तो बोलो क्या आएगा बताओ? वी ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर जी अपॉन आर, एक आर कैंसल। बोलो वी ई का आंसर 2√2 आर जी। भूलो मत, 1 मिनट, एस्केप क्रिटिकल से मैच हो सकता है। देखो देखो, इधर एच है, एच है ना, एच अगर नहीं होता तो सरफेस पे होता, बराबर ना? क्रिटिकल वेलोसिटी सरफेस समझ में आ रहा है कैसा है? वीसी, तो उधर बोलो क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ सिर्फ आर जी रहता। हम लोग सरफेस पे काम कर रहे हैं ना, तो आर प्लस एच ले ही नहीं सकता, मैं क्या लेगा बताओ? आर जी लेगा। मुझे इतना क्लियर मालूम है कि जो वी ई होता है, ये एक उसका सेकंड फॉर्मूला बन चुका है, वैसे ये सेकंड फॉर्मूला बन गया है बरा, बरा सेकंड फॉर्मूला बन गया है। वैसे क्रिटिकल वेलोसिटी में देखो, ये हम लोग ने कहाँ से एस्केप किया बताओ उसको? सरफेस से ना, बरा। हाइट से एस्केप करेंगे तो बोलो यहाँ पे आर की जगह पे क्या आ जाता था? आर प्लस एच, तो इधर आर प्लस एच लगता था ना ये, बराबर ना? तो जो मेरे पास ऐसा आया है, बोलो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? √2 इंटू रूट ऑफ आर जी, बराबर ना? अगर हाइट पे होता तो बोलो ये क्या बन जाता? आर प्लस एच इंटू जी, जो क्या होता है? आर प्लस एच इंटू जी को क्या बोलते हैं? वी सी, समझा? आ गया वी ई इज इक्वल टू √2 टाइम्स वी सी, बराबर ना? देखो एक बोला था ना प्रूफ, ऐसा एग्जाम में कभी कोई आ जाता है प्रूफ करने के लिए, समझा कैसा है? तो ये हम लोग ने क्या निकाल दिया? क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी एस्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, और ऊपर हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी का 2 फॉर्मूला बनाया। समझा कैसा है? हार्ड नहीं है, ये चैप्टर हार्ड नहीं है, बराबर? समझना आना मांगता है बस, तुमको समझ में आ गया कैसे किया है? तो बहुत ईजी है। चलो कुछ थियरी और भी है यहाँ पे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह बहुत सारा दिया है। देखो एक क्वेश्चन, एक और थियरी क्वेश्चन करा देता हूँ। थियरी इधर बताता हूँ, ऐसा देख देख के जरा सुनो क्या है। देखो 3 टाइप का सैटेलाइट, जो वो एक ही 3 अलग अलग नाम है, एक ही है टाइप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बराबर? तेरे पापा का फोन है क्या? 80